चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कल हम कर रहे थे लेयर्स लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कितनी लेयर्स में काम कर रहा होता है। देखें, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं और उसके अंदर हम काम करते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है कि हम उस फोल्डर पे जाते हैं, उस फाइल पे जाते हैं और वहां पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो फाइल ओपन हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं होता। हमें बड़ी सिंपल सी चीजें नजर आ रही होती हैं कि हम शेयर रेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और डाटा ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। हर चीज के काम करने के लिए डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, लेयर्स मौजूद होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं। तो प्राइमरली जो हमारा सिस्टम होता है इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, स्टोर करना और ट्रांसफर करना, प्रोवाइड करना। और ये जो सारा काम होता है, ये जो एक सिस्टम हमारा कर रहा होता है, वो इन 7 लेयर्स के अंदर काम कर रहा होता है। जिसके अंदर क्या क्या होते हैं कि डाटा को स्टोर करके रखना, फिर उसको ट्रांसफर करना अगले शख्स तक और उसके लिए रीडेबल बनाना। ये सिस्टम जो है वो लेयर्स में काम कर रहा होता है। जो सबसे पहले लेयर आती है जिसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं, इसका काम क्या होता है कि जो डाटा होता है इसको किसी फिजिकल मीडियम में स्टोर करना। मतलब पहला काम स्टोर करना ही है डाटा। आपके सर्वर के अंदर, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर करने का काम किसका होता है? फिजिकल लेयर का होता है। फिर उसके बाद अगला काम क्या होता है? अब इस डाटा को शेयर करना। डाटा शेयर कैसे होता है? दो डिवाइसेस के दरमियान किस चीज को यूज करके किया जाता है? दो डिवाइसेस के दरमियान नेट डाटा शेयर करने के लिए क्या चीज जरूरी है? कनेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क होना जरूरी है। तो डाटा लिंक, पहले नेटवर्क डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क। जो आप दोनों के दरमियान में नेटवर्क कायम है, वो वाईफाई का है, वो ब्लूटूथ का है। आपके ख्याल में वाईफाई से जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं और ब्लूटूथ में करते हैं, सेम ही फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर होता होगा? नहीं, इनके फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। ब्लूटूथ से जो डाटा ट्रांसफर होता है, हो सकता है वो किसी और फॉर्मेट में होता हो। जो हम शेयर इट को यूज करते हुए करते हैं वो किसी और से होता है। जो हम डाउनलोड करते हैं वो किसी और फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। तो किस फॉर्मेट में आपके नेटवर्क के जरिए डाटा ट्रांसफर करना है, आपका नेटवर्क किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है? डाटा लिंक का लेयर कंट्रोल करती है। फिर इस तरह नेटवर्क लेयर होती है कि रास्ता कौन सा लेना है। आपने ब्लूटूथ से जाना है, वाईफाई से जाना है, आपने किस तरीके से आपने डाटा ट्रांसफर करना है दो मोबाइल के दरमियान। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इसका क्या काम होता है कि डाटा को सेफली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। इस शेयरिंग को कंप्लीट करने के दरमियान में डाटा लॉस ना हो, डाटा डिस्ट्रॉय ना हो, डाटा का फॉर्मेट चेंज ना हो कि यहां से आप वीडियो फाइल भेजें, आगे जाके वो पीडीएफ बन जाए। फॉर्मेट उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ये कौन सी लेयर कर रही होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही होती है। क्या कर रही होती है? जो आपके दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको सिक्योर कर रही होती है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन कर रही होती है। और उसके बाद फिर सेशन लेयर आती है। इसका काम क्या है कि जब तक डाटा ट्रांसफर नहीं होता, दोनों मोबाइलों का आपस में कनेक्शन बना, मेंटेन करके रखना, आपस में सेशन बना के रखना। और जैसे ही डाटा ट्रांसफर हो तो फिर उसको क्या कर देना? डिस्कनेक्ट कर देना। तो दोनों एंड्स को जोड़ के रखने का काम जो होता है वो किस लेयर के पास होता है? सेशन लेयर के पास होता है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है। क्या मतलब? इसका काम क्या होता है कि जिस फॉर्मेट में यहां से डाटा गया है, आगे भी उसी फॉर्मेट के अंदर डाटा पहुंचे जिसका यूजर जिसको देख सकता है। अगर आपने यहां से पावर पॉइंट फाइल भेजना चाहते हैं उसको, तो इस फाइल को जब ये इधर से इधर जा रही होगी, रास्ते में भी क्या ये फॉर्मेट पावर पॉइंट का ही होगा? नहीं, उस वक्त तो कोई और नेटवर्क डाटा मॉडल होगा, उसमें होगी। लेकिन जब यहाँ इस शख्स के पास जानी चाहिए जिसने खोलना है, तो वहां पे जाके वो फाइल उसे किस फॉर्मेट में नजर आनी चाहिए? पावर पॉइंट फॉर्मेट में नजर आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन उसकी उस फॉर्मेट में। तो इस काम को कौन सी लेयर कंट्रोल कर रही होती है? प्रेजेंटेशन लेयर कंट्रोल कर रही होती है। और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होती है। इसका काम क्या होता है कि जो शख्स अगला जिस एप्लीकेशन के अंदर उसे खोल रहा है उसके साथ सपोर्ट करना। देखें, आपको पावर पॉइंट खोलने के लिए कोई ना कोई ऐप चाहिए होती है। आपके पास वो जो ऐप है, क्या मेरे मोबाइल में और आपके मोबाइल में सेम ऐप होगी? अगर देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेरे पास MS 365 है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना। आपके पास 2021 होगा ऑफिस, या 19 होगा ऑफिस। मेरे पावर पॉइंट में जो चीजें मैंने बना के आपको भेजी हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर है? 200365 के अंदर है। जबकि आपके सिस्टम कौन सा है? आपके पास MS ऑफिस का कौन सा वर्जन है? 2019 है। तो जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो इस 2021 को उसने कैसे सपोर्ट करना है कि 2019 के अंदर भी वो एज इट इज कंपैटिबल आपको उसी तरह नजर आए। ये वाला काम जो है वो कौन सी लेयर करती है? पर एप्लीकेशन लेयर करती है, जो एप्लीकेशंस को आपस में कंपैटिबल बनाती है कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन, दो डिफरेंट वर्जन्स भी अगर आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, उनकी बेसिक्स सेम है, तो सारों को डाटा सेम तरीके से नजर आना चाहिए। तो ये 7 लेयर्स होती है जो बेसिकली किस काम काम इनका काम क्या होता है?
कि भाई डाटा स्टोर करना और डाटा शेयर करना, ट्रांसफर करना, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही यही है कि टाइमली जो टॉप मैनेजमेंट है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि उसकी बेस के ऊपर वो क्या कर सके, डिसीजन कर सके। तो ये कल हम देख रहे थे, लेयर्स देख रहे थे। लेयर नंबर हमारी जो 7 है, एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर एंड हैंडल हाई लेवल प्रोटोकॉल लाइक ईमेल्स। अब ये टेक्निकल टर्म है, लाइक ईमेल्स, फाइल ट्रांसफर एंड वेब ब्राउजिंग वगैरह। आप जो ईमेल खोलते हैं, क्लाइंट डेटाबेस सिस्टम, HTTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कभी सुना आपने? आपके मोबाइल्स के अंदर होगा, अगर आप सर्च करें। पुराने मोबाइल्स के अंदर आता था, क्यों मोबाइल में होता था FTP। वो आपका एक ना वेब एड्रेस होता है, 192 IP एड्रेस टाइप होता है। अगर वो वेब एड्रेस मुझे मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर ऐड करूंगा, तो आपकी पूरी स्टोरेज मेरे सामने ओपन हो जाएगी। हर सिस्टम का होता है। मैं अपना भी FTP बना सकता हूँ, मैं अपने सिस्टम का FTP बना के आपको दे सकता हूँ कि नेटवर्क बन जाएगा। मेरे सिस्टम क्या होगा, मैं अपना FTP बना के आपको दूंगा, आप उसको अपने गूगल क्रोम के अंदर, ब्राउजर के अंदर सर्च करेंगे, तो मेरी जो स्टोरेज होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। आप चीजें वहां से उठा भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बाकी ये डिवाइसेस शेयर इट्स ऐप भी यही FTP यूज कर रहे होते हैं। एडवांटेज ऑफ OSI मॉडल, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर का जो मॉडल है, इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला चीज, स्टैंडर्डाइजेशन। इट प्रोवाइड यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मतलब कोई भी शख्स कहीं पे भी बैठा है, किसी तरह का भी डाटा उसके पास है, सबको एक ही फॉर्मेट के अंदर डाटा सेव करना है और ट्रांसमिट करना है, ताकि हर बंदा उसे एक ही तरीके से एक्सेस कर सके, जिस तरह हमारी अकाउंटिंग में होता है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। क्यों? ताकि चीजों के अंदर कंपेरेबिलिटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शख्स है, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है, कोई भी अकाउंटेंट बैठा है, एट द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के है वो सेम होनी चाहिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम उसको आपस में कंपेयर कर सके। सेम इस तरह ये प्रोटोकॉल देने का मतलब ये है कि तमाम लोग इन्हीं लेयर्स को इसी तरीके से यूज करके काम कर रहे हैं। तो जो इंजीनियर हैं, जो IT इंस्ट्रक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले लोग हैं, वो स्टैंडर्ड तरीके से काम कर सके उनके ऊपर। दूसरा, मॉड्युलैरिटी। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर लेयर का एक डिफरेंट काम होता है और ये डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हर लेयर पिछली लेयर के साथ भी कनेक्टेड होती है और ऊपर वाली लेयर के साथ भी कनेक्टेड होती है विद इट्स एडजेसेंट लेयर। लेकिन कोई भी लेयर एक बीच वाला स्टेप छोड़ के थर्ड लेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट के साथ भी कनेक्ट होगी, थर्ड के साथ भी होगी, लेकिन फोर्थ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये एडजेसेंट काम करती हैं, अलाउइंग फॉर इजियर ट्रबल शूटिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको बड़ा आसानी पता चल सकता है कि अगर किसी एक लेयर में मसला हो, तो आपने उसके ऊपर वाली चेक करनी और नीचे वाली चेक करनी, चौथी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, सातों लेयर चेक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इंटरपोरेबिलिटी। वेंडर्स कैन डिजाइन प्रोडक्ट दैट कंप्लाई विद इंडिविजुअल लेयर, इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चर एंड प्लेटफॉर्म। जो आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्किंग है वो इन 7 लेयर्स पे काम कर रही हैं। तो आप कहीं से कोई भी डिवाइस लेंगे तो उसी तरह मिलेगी। जिस तरह ये आप स्विच बनाते हैं, स्विच लगाते हैं नहीं हमारे, कभी कोई ऐसा स्विच लेके आए जिसकी टांगे ज्यादा खुली हो? नहीं। टेढ़ी हो? नहीं। सारे स्विच जहां से मर्जी ले इसी स्टैंडर्ड के मिलेंगे ना। क्या ऐसा होता है कि आप ये स्विच साथ लेके जाते हैं और वो 2 पिन शू जो है साथ मैच करके लेके आते हैं? नहीं। कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाएगा ऐसा ही बनाएगा ना। उसको पता है, क्यों? एक स्टैंडर्ड साइज मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है, यूरोपियन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल। तो उस स्टाइल के डिफाइंड सेट पैटर्न है कि आपने स्विचेस बोर्ड्स किस तरह बनाने। आप कहीं से भी जाके लेंगे वो इसके साथ कंपैटिबल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा। तो लिहाजा इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड मौजूद है, और इसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे वो डिवाइसेस बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो जो भी चीज बनाएंगे वो इन 7 लेयर के साथ हर इंटरनेट के ऊपर, हर नेटवर्क के ऊपर क्या होगी, कंपैटिबल होगी। हर डिवाइस चल जाएगी इसके ऊपर। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है कि सारी लेयर्स तकरीबन इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। अगर कहीं पर कोई इशू आता भी है तो एक लेयर को आप अपग्रेड करने लगते हैं तो बाकी लेयर अपना काम करती रहती है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। आपने देखा नहीं है कि हमारी शार्क तार काट जाती है और हमें मैसेज आता है कि जनाब वर्ल्ड वाइड एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है PTI के जलसे के दौरान। तो उस दौरान नेट पूरा बंद नहीं होता, सारी लेयर्स खत्म नहीं होती, वो किसी एक लेयर पे काम कर रहे होते हैं। उस वक्त हो सकता है कुछ वेबसाइट्स ओपन ना हो रही हो, उस वक्त हो सकता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म ना हो रहा। समझाई? लोडिंग स्लो हो जाती है, ये डिफरेंट काम है ना। लोडिंग करना किसी और का काम है, वंस एक बार वेबसाइट लोड हो जाए तो हर चीज क्लियर नजर आती है, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर का काम है, वो एप्लीकेशन लेयर का काम है। लोडिंग करना एक और लेयर का काम है। इसी तरह वो आपको एरर दिखाता है, एरर 404, ये किसी और लेयर का काम है कि पीछे से डाटा उसने बिट्स में ट्रांसफर करना शुरू ही नहीं किया स्टोरेज से। तो किसी एक लेयर पे मसला आता है तो बाकी लेयर्स कम से कम चलती रहती है। सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग इशू कैन बी आइसोलेटेड टू स्पेसिफिक लेयर्स।
आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये इशू किस लेयर का है। अगर तो स्पीड स्लो है तो आपको पता चल सकता है कि ये किस लेयर का है। अगर डाटा कंप्लीट नहीं पहुंच रहा, बीच में डाटा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो कौन सी लेयर का मसला होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर का मसला होगा कि डाटा कंप्लीट नहीं पहुंच रहा। इसी तरह दरम्यान में कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। आप अभी अपना आई कैप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेशन लेयर का काम होता है। जब आगे मैं आपको ये बता दूं, नेक्स्ट टाइम आपने एससीसीपी एफबीआर पे काम कर रहे होंगे ना, तो वहां पे टाइम लगता है डाटा पुट करने में। तो आपने ये करना है कि उसे बार बार रिफ्रेश करते रहना है या डाटा सेव करते रहना, मतलब कोई ना कोई पंगा करते रहना, ताकि वो लिंक जो है वो कंटेन मेंटेन होता रहे। इनकी सेशन लेयर बड़ी बकवास होती है, सेशन ड्रॉप हो जाते हैं इनके। तो लिहाजा ये सेशन लेयर का काम होता है। तो अगर लिंक ड्रॉप हो रहा है तो सेशन लेयर में मसला है, अगर डाटा कंप्लीट नहीं हो रहा तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मसला है, अगर हार्ड ड्राइव एक्सेस ही नहीं हो रही तो फिजिकल लेयर का मसला है। ऐसी बात है ना? ओके। और इस तरह जो डाटा आ रहा है वो आपके कंप्यूटर उसके साथ कंपैटिबल भी नहीं है। वो कह रहा है वीडियो कैंट बी प्लेड, पिक्चर आप भेज रहे हैं, अगली फाइल ओपन नहीं हो रही, तो मतलब इसका यह है कि प्रॉपर नेटवर्क मॉडल यूज नहीं हुआ। Guidance for network design service serves as a blueprint for building robust, secure and scalable network architecture। जो डिजाइनर इंजीनियर है उनको पता है कि भाई सारी दुनिया के अंदर यही मॉडल यूज हो रहा है नेटवर्किंग का। हमने जो भी डिजाइनिंग करनी है, जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, इन लेयर्स को सामने रखते हुए करना है, तो उनके लिए आसान होगा। तो ये बेसिकली नेटवर्किंग मतलब डाटा का स्टोर होना और शेयर होना। एक्चुअली कितनी स्टेप्स में हो रहा है? 7 लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो हर लेयर अपना अपना काम कर रही है। कोई ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, कोई मेंटेन कर रही है, कोई प्रेजेंटेशन दे रही है, कोई सेशन मेंटेन कर रही है, कोई सिक्योर कर रही है उसको। तो ये सारे काम मिलके 7 लेयर्स कर रही होती है कि डाटा सेव भी होता है और आगे ट्रांसफर भी हो रहा होता है। तो ये 7 लेयर्स हैं डाटा के। ओके। अब जो आर्ट की इंटर, अच्छा देखिए, अब बेसिकली 3 चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क एंड स्टोरेज। ऐसी बात है, ये चारों चीजें जब तक आपस में कनेक्टेड नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम काम नहीं कर। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आपका हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं है तो वाईफाई आपका ऑन नहीं, या आपके पास वाईफाई ड्राइवर इस सिस्टम वाले नहीं है तो वाईफाई आपका नहीं चलेगा। हालांकि राउटर तो लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो नहीं चलेगा, आपको वो सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स करने पड़ेंगे। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर नेटवर्क के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो क्या आप उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे? आपने कभी ये जो करप्ट फाइल्स होती हैं, ये हमारे पास एपीके फाइल, मॉडेड फाइल्स आती हैं, गेम्स होती हैं, आपने कभी उनको इंस्टॉल किया? तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें तो वो नहीं होती, मतलब ऑनलाइन आप उस पर नहीं हो सकते। जब भी ऑनलाइन होना शुरू करते हैं तो वो एरर दे देता है। वजह उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी की लेयर मिस की होती है। यही असल होता है, ये जो फाइलें ये करते हैं ना, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं, बीच में से कोई ना कोई लेयर मिस कर देते हैं कि इंटरनेट का कनेक्शन आपस में मेंटेन ना हो पाए, सेशन कनेक्ट ना हो पाए। एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ये किसी ना किसी तरह से पीछे मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। डाटा सेव हो रहा होता है, आप बेशक जब भी ऑनलाइन होंगे ये कनेक्ट होंगे। तो वो क्या करते हैं, इससे चेक करते रहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन चल रही है क्या हमारे साथ लाइसेंस्ड है भी सही क्या नहीं है। तो ये जो पायरेटेड बनाने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि उस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं या उसका कनेक्शन डाइवर्ट कर देते हैं किसी और सर्वर की तरफ जो उन्होंने खुद अपना प्राइवेट बनाया होता है। तो फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन को यही लगता है वो पीछे सर्वर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो उस मेन ओरिजिनल सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होती जो कंपनी का होता है। तो लिहाजा कंपनी को नहीं पता चलता कि ये चीज फेक चला रहे हैं, पायरेटेड है या ओरिजिनल है, और एप्लीकेशन भी चलती रहती है क्योंकि उसको पीछे धोखा हो रहा होता है कि वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है और उसको इनपुट मिल रही है। इस तरह गेम्स वगैरह, आप ऑनलाइन गेम्स आती हैं काफी। तो एक गेम्स आई थी क्लैश ऑफ क्लैन, शायद आप में से किसी ने सुना हो। अच्छी गेम थी, मतलब बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने उसके ऊपर अपने टाइम पे। तो उनकी भी मॉडेड फाइल्स आई थी, तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट सर्वर बनाया होता था, उसके अंदर अनलिमिटेड उन्होंने जेम्स दिए होते थे, जो मर्जी करना है करो। जो सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेनी होती, फ्री हाँ हाँ, फी नहीं लेनी पड़ती ना। देखो, फी तो आपसे कंपनी लेती है ना जो ओरिजिनल है। और वो कैसे इस चीज को इंश्योर कर रही होती है कि आप सही चला रहे हैं गलत? वो आपकी ऐप मुसलसल उनके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और सर्वर में प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं कि इस प्रोटोकॉल वाली फाइल, इस आईपी एड्रेस वाली फाइल और इस लाइसेंस नंबर वाली फाइल को आपने सिर्फ चलाना है या बैकअप देना है किसी और का। देखो, आप जब ऐप यूज करते हैं, स्टोरेज यूज करते हैं ना, आपकी जिस तरह फेसबुक यूज करते हैं, आपकी स्टोरेज बन रही होती है, आपका डाटा सेव हो रहा होता है, तो ये मेन सर्वर में पीछे हो रहा होता है। बहुत बड़े बड़े सर्वर पड़े हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ आपने उस शख्स का डाटा स्टोर करना है जिसके पास ये वाला हमारा लाइसेंस नंबर हो।
समझ आ गई बात? तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो जो पीछे सर्वर का कनेक्शन होता है उसको एक प्राइवेट सर्वर की तरफ मोड़ देते हैं टेम्परेरी। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक जगह मिल जाती है एप्लीकेशन यूज करने की, अगर आपकी स्टोरेज की या इन चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो एप्लीकेशन चलती रहती है। लेकिन जैसे ही आपको स्टोरेज की ऑनलाइन जाने की जरूरत पड़ेगी आप नहीं जा सकते, क्यों? आप मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड भी नहीं होते, कोई ना कोई एप्लीकेशन लेयर अंदर से खत्म की होती है। ओके। तो लिहाजा होता क्या है कि देखिए, अगर नेटवर्क स्टोरेज के साथ कंपेटिबल नहीं है तो क्या डाटा शेयर हो सकता है? नहीं। बेसिकली इन चारों कंपोनेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन होना और सेम स्कीम में होना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो ये सारे डिपेंडेंट होते हैं। हार्डवेयर किस पे डिपेंड होता है? सॉफ्टवेयर के ऊपर। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी कंपैटिबल फॉर optimal system performance. The operating system manage hardware resources and while application software utilize these resources to execute tasks. आपको डेली मोबाइल में एप्स अपडेट्स आती है कि नहीं आती? एप्स की अपडेट आती है। आपको पता है 2 साल जैसे ही होते हैं, साल 1.5 साल आपको मोबाइल स्लो होना शुरू हो जाता है। वाई दिस कोलावेरिटी? क्यों? एंड्रॉइड गरीब इंसान, एंड्रॉइड आज तो भागते रहते हैं, स्पीड अप होते रहते हैं। वो बात ठीक है, आपके तो सारा एप्पल का अपना ही होता है, आप ऐसे कह रहे हैं। वैसे अब एंड्रॉइड में 1-2 साल तो नहीं है। 1-2 साल में तो आराम से स्लो हो जाते हैं, 1-1.5 साल में एंड्रॉइड स्लो हो जाती है। क्यों स्लो होते हैं? हैं? ज्यादा फेल हो जाती है। आप वो भी एक reason है। हाँ, एक रीजन वो है, लेकिन आप स्पेस क्लियर कर सकते हैं, फिर भी स्लो रहता है, हैंग होने शुरू हो जाते हैं। कुछ फाइल जैसे आप सारा कुछ भी रिमूव कर लेना फिर भी थोड़ी स्टोरेज तो ऑक्यूपाइड होती। यार देखो, स्टोरेज 128 GB है भाई, 100 GB भी खाली पड़ी हो तो भी मोबाइल स्लो हो जाते हैं 2 साल बाद। आप एक काम करें ना, अभी आप पीछे कोई 3-4 साल पुराना क्यों मोबाइल उठा के लें, उसे बिल्कुल फॉर्मेट रीसेट करके चलाएं दोबारा। व्हाट्सएप भी खाली नहीं चला पाएंगे आप उस पर भी। क्यों? हालांकि वो एंड्रॉइड वर्जन है, मेमोरी भी है, सारा कुछ है। व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो एग्जैक्टली ये देखिए, ये हरकतें करते हैं और बीच में बाकायदा एप्लीकेशन में अपडेट होता है, इस वजह से शाबाश मरियम पुत्र। अच्छा, ये होता यही है, ये बाकायदा केस हुआ था एप्पल कंपनीज पे और इन पे, और वो जीत गई थी कंपनीज। ये कंपनियों वाले बेशर्मी करते हैं कि ये एप्लीकेशन या उस तरह की चीजें बनाते हैं जिनमें ऐसी ऐसी अपडेट्स देती हैं कि जो पिछला हार्डवेयर होता है उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं होती। वो फिर बार बार क्रैश होती हैं, हैंग होती हैं, तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप नया मॉडल खरीदें मोबाइल का। हम भी नहीं खरीदेंगे, हम पुरानी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, हम पायरेटेड वाली कर लेंगे, खरीदेंगे नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये नई जब एप्लीकेशंस आती हैं, नया जो मोबाइल वर्जन आता है, उनके अंदर वो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है। तो जैसे अपडेट्स आती है, हम अपडेट करते हैं, तो जो अपडेट होती है वो पुराने वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होती, तो लिहाजा वो फाइल्स वहां पे नहीं चलती। लिहाजा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आपस में कंपैटिबिलिटी मस्ट है, इसलिए कहते हैं अगर सिस्टम स्लो हो रहा हो तो अपडेट्स कर लो फाइल्स को, कंपैटिबल हो जाती हैं चीजें। इसी तरह सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का कनेक्शन आपस में, अगर आपकी डिवाइस, आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, क्या डाटा शेयर कर पाओगे? नहीं। एप्लीकेशन ऑफन ओनली rely on network connectivity to exchange data, provide service or enable collaboration between remote users. Network performance directly impact the efficiency of software application. और दूसरा, नेटवर्क का किसके साथ लिंक होना चाहिए? स्टोरेज के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वहीं से डाटा नेटवर्क के जरिए शेयर होना है। तो लिहाजा विद द राइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज सिस्टम्स आर इंक्रीजिंगली नेटवर्क डिपेंडेंट, डाटा स्टोर्ड इन अ रिमोट डाटा सेंटर एंड एक्सेस्ड विया नेटवर्क कनेक्शंस। अभी देखें, ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर मेरी हार्ड ड्राइव है, मेरे पास इंटरनेट हो ना हो, सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मैं डाटा ले रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास ये हार्ड ड्राइव क्या है, बड़ी छोटी सी है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं किसी मेरे डाटा को किसी को एक्सेस देना चाहूँ, नहीं दे सकता। तीसरी चीज, मेरे हार्ड ड्राइव सिस्टम यहाँ पड़ा है, मैं घर में बैठा हूँ, तो मैं इस चीज को नहीं दे सकता। तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए था, तो फिर मैं कहाँ पे गया? ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर, कि भाई क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज मेरे काम की तब है जब जब मैं मर्जी चाहूँ वो मेरे लिए ऑनलाइन हो, जब मैं मर्जी चाहूँ उसमें डाटा देख लूँ, जहां से मर्जी चाहूँ से डायरेक्टली देख लूँ। तो लिहाजा अब जो ऑनलाइन स्टोरेज मैं बाय कर रहा हूँ, एक्चुअली तो पीछे कोई ना कोई फिजिकल मशीन है, पीछे कोई सर्वर है ना, उसका इंटरनेट के साथ हर वक्त कनेक्ट होना जरूरी है। अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो मुझे डाटा मिलेगा क्या? नहीं। तो आजकल क्योंकि क्लाउड स्टोरेजेस बहुत बढ़ गई हैं, तो लिहाजा इंटरनेट या नेटवर्किंग का होना जरूरी है, और उसका भी स्टोरेज के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, ताकि आपकी स्टोरेज हर वक्त ऑनलाइन रहे। समझ आ गई बात? तो लिहाजा ये डिपेंडेंसीज हैं जो बेसिकली तमाम 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्क। इन चारों का आपस के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है, ये सारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी कंपैटिबल नहीं है तो आपका डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है,
इसका एक फायदा देखा था कि ये स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है बड़ा या छोटा कर लेना। स्केलेबिलिटी दो तरह की होती है, हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि मजीद मजीद सर्वर ऐड करते जाना। आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, आपकी डाटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ी, आपकी प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो आप क्या करें, एक की जगह दो कंप्यूटर यूज कर लें, दो की जगह तीन यूज कर ले, चार की जगह छह प्रोसेसर यूज कर ले, एक सर्वर की जगह चार सर्वर यूज कर ले। ये हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। जबकि वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होती है कि सिस्टम या मशीनें वही रखना, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देना। मतलब इसमें मैं रैम चेंज कर दूं, देखें, एक तरीका है कि मैं इसके साथ एक और सिस्टम रख दूं, ये हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। इसका तीसरा रख दूं। दूसरा तरीका कार क्या है कि इसकी जो मेरी एसएसडी दे 128 GB की, इसको 256 की कर दूं, रैम 8 से 16 कर दूं। ये कौन सी स्केलेबिलिटी है? वर्टिकल स्केलेबिलिटी। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं आप नंबर ऑफ मशीन्स ऐड करके, तो ये हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी है। और अगर आप परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं उसी सिस्टम का कंपोनेंट चेंज करके, तो ये वर्टिकल स्केलेबिलिटी है। Horizontal scaling, also known as scale out, involves adding more machines or server to distribute the workload across multiple nodes. Nodes का मतलब machines, points. Instead of upgrading existing hardware, additional servers are integrated into the system, spreading the processing power across the new infrastructure. तो इसके अंदर क्या होता है, हम मशीनें ऐड कर देते हैं नहीं, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपग्रेड नहीं करते। जिस तरह के नीचे एग्जांपल है, स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स एक्सपीरियंस मैसिव स्पाइक्स इन ट्रैफिक ड्यूरिंग popular events such as the release of a new show, blah blah blah. By using horizontal scaling, the platform add more servers और accommodate है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, कुछ एडिशनल सर्वर साथ लगा देते हैं ताकि उसका सिस्टम जो है वो चलता है। एडवांटेजेस क्या है? नो हार्डवेयर लिमिटेशन, आप जितने मर्जी सिस्टम ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, इस सिस्टम की एक लिमिट है, इसका मदरबोर्ड, इसकी बिट्स रेट, सारा कुछ एक, मैं इसमें रैम 40 GB लगा दूं, 200 GB रैम लगा दूं, एक लिमिट से ऊपर मैं इसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सिर्फ रैम के ऊपर इसकी स्पीड नहीं डिपेंड कर रही। इसकी बस इसके ऊपर कर रही है, इसकी मदरबोर्ड पे कर रही है, इसकी प्रोसेसिंग पावर पे कर रही है, इसके टोटल ओवरऑल साइज पे कर रही है। अगर मैं इसमें बड़ा सारा प्रोसेसर लगा लूं, कई कोरों वाला, रैम इसमें 400 GB की लगा दूं, तो एट द एंड होगा क्या? ये सिस्टम इतना गर्म होगा कि ये फट जाएगा। एक लिमिट से ऊपर तो मैं इसमें चीजें नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, इसके साथ दूसरा लैपटॉप, चौथा लैपटॉप, जितने मर्जी रखता जाऊंगा, तो क्या होता है, नो हार्डवेयर लिमिटेशन, फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एक सर्वर बीच में मैनिपुलेट कर भी जाते हैं तो बाकी सर्वर अपना अपना काम करते रहते हैं, और बल्कि ट्रैफिक शिफ्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज आइडियल फॉर सिस्टम दैट रिक्वायर अ पैरेलल प्रोसेसिंग सच एज डेटाबेस, वेब सर्विस एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा, ये पैरेलल, आपने कभी नाम सुना सीपीयू और जीपीयू? सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क है, कभी नाम सुना ये वाली चीज? चलो आप बताओ, आपको तो पता भी नहीं होगा, ये कोई एलियन की जबान है, ये जो गेमिंग वाले लोग हैं उनको पता होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जो पुराने जमाने के ये प्रोसेसर थे। लेटेस्ट अब सीपीयू भी होता है, जीपीयू भी होता है, और ज्यादा जीपीयू आ रहे होते हैं। सीपीयू और जीपीयू में फर्क ये है कि सीपीयू जो है वो सीरीज में काम करता है। मतलब उसे अगर एक टास्क दिया ना, तो पहले वो टास्क खत्म करेगा, फिर दूसरा टास्क खत्म करेगा, फिर तीसरा टास्क खत्म। इसकी वजह से वो स्लो होता है। जबकि जीपीयू है, ऑक्टा कोर है, तो अगर आपने उसको 8 टास्क दिया ना, तो वो ऑटो पैरेलल शुरू कर देगा। उसका हर प्रोसेसर 1 2 3 4 5 6 8 टास्क इकट्ठे शुरू कर देगा। सीपीयू पैरेलल में काम करते हैं, जीपीयू, सॉरी, सीपीयू सीरीज में काम करते हैं, जीपीयू पैरेलल में काम करते हैं। तो एट अ टाइम वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, पैरेलल जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। इलास्टिसिटी, क्लाउड इन्वायरमेंट सच एज Amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट Azure सपोर्ट डायनामिक कंडीशन ऑफ वर्चुअल सर्वर, अलाउइंग टू क्विकली स्केल रिसोर्स अप, blah blah blah। बस ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब जितना मर्जी कहते जाओ, इसके अंदर आप क्लाउड सर्विसेज ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, ये सारा कुछ होता रहता है। अगली स्केलिंग कौन सी है? वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग से क्या मतलब? एड अप कर, स्केल अप करना, परफॉर्मेंस उसी सिस्टम की बना देना। एडिंग मोर रिसोर्सेज टू एन एग्जिस्टिंग सर्वर और मशीन टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड। Unlike horizontal scaling, where more servers are added, vertical scaling focuses on making a single machine more powerful and upgrading its हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिस तरह आप हमारी कंपनीज होती हैं, ये एक मेन सर्वर यूज करती है, एक ही सर्वर होता है, तो लिहाजा जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उसी सर्वर को अपग्रेड करा देते हैं। उन्हें मजीद साथ पैरेलल, क्योंकि उस लेवल पे जाके इन्होंने काम नहीं करना होता है, एक लिमिटेड लेवल पे इनको इंक्रीज चाहिए होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल पे जाएं, अगर आपको एक मिनिमम अपग्रेड चाहिए, फॉर द टाइम बिंग अपग्रेड चाहिए, तो आप वर्टिकल पे जा सकते हैं।
Advantage is simplicity. Vertical scaling is easier to implement as it involves on the existing infrastructure. कोई आपको नई मशीनें नहीं लानी पड़ती. Fewer dependencies. Since scaling occur on a single machine, there is no need for complex coordination between multiple servers, reducing overhead. Ideal for monolithic applications. Applications that are not designed for distributed computing. Any benefit from vertical scaling as well as operations remain on single machine. बस सिंपल सी बात है कि वो एप्लीकेशन जो सिंगल मशीन के साथ बनाने के लिए कंपैटिबल की गई है वो आसानी से इसके साथ चल जाती है. लिमिटेशन, हार्डवेयर लिमिटेशन है. एक लिमिट से ज्यादा आप इसके अंदर चीजें बढ़ा नहीं सकते. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक सिस्टम फेल हुआ सारा नेटवर्क बैठ जाएगा. कॉस्ट, सर्वर को अपग्रेड करना एक कॉस्टली काम होता है, इसमें इतना आसान नहीं होता, फिर भी एक कॉस्ट तो इसके अंदर आती है. तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केलिंग है. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजाइनिंग आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर. आपने कैसे डिजाइन करना है, मेरे ख्याल में ये टॉपिक कल पे रखते हैं और ये चैप्टर हम खत्म करेंगे कल. इसको अगले के साथ इस पे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करनी है. अभी फिर टाइम एंड हो जाएगा इंशाल्लाह. कल ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे. कुछ लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनके हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. आपने कल एक काम करना है, लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की. जावा है, HTML है, CSS है. इनको रीड करके आना है ये क्या है. SQL, नो SQL कहाँ पे यूज होती है, फिर हम यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेंगे. प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी होती है. ठीक है फिर. चले जी, आज के लिए इनफ है. कल मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.